हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की। जब आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम पहले से आता है और हम लोगों ने मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल सब कुछ पढ़ रखा है, सॉल्यूशंस हो गया है। तो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं और वैसे भी फिजिकल केमिस्ट्री के हम लोगों ने सारे पोर्शंस लगभग कर लिए। अब आयनिक और इलेक्ट्रो और एटॉमिक बचा है। एटॉमिक सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो टॉपिक बचे हैं। PYQ सभी चैप्टर्स के आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आ जाएंगे आपके पास, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आज से यार। और ये भी बात है, एक ज़रूरी बात, कि टेस्ट टेलीग्राम पे पढ़ना शुरू हो गए हैं तो उन टेस्ट को स्लॉट्स में ही देना है, 9 से 12 और अपने टाइम पे 2, 2:30 से 5:30 पूरे टेस्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के। तो वो देख के देखो कैसा लग रहा है, पता लग जाएगा कितने स्कोर आ रहे हैं, बताओ सब लोग मेरे को। और एक अनाउंसमेंट ये है भी कि 11th और 12th दोनों के 10 जून से बैच शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने जूनियर्स को जरूर इन्फॉर्म कर देना कि यार बैच शुरू हो रहा है सर का। मतलब बैच का मतलब मैं शेड्यूल पूरा दूंगा, सब कुछ बताऊंगा ही, लेकिन यूट्यूब पे तुम भी बताओगे अपने जूनियर्स को तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो पाएगा। आई होप मेरी बात तुम लोगों को समझ में अच्छे से आती होगी, इसीलिए तुम लोग अभी तक जुड़े हुए हो साथ में। और आगे भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की केमिस्ट्री में मदद कर पाऊँगा और उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि केमिस्ट्री मुश्किल नहीं होती है ना। चलो भाई, आयनिक इक्विलिब्रियम के डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग अभी तक जब इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था हम लोगों ने, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने आयंस का डिस्कशन नहीं किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिस्कशन किया था, आयंस का डिस्कशन नहीं किया था। अब हम आयंस का डिस्कशन करेंगे। जब आयंस का डिस्कशन करेंगे तो उसमें क्या आएंगे, आयंस में तो होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। आयंस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। और सोल्यूशंस दो तरह के हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोलाइटिक होंगे या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशंस के बारे में बात करनी है तो इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो दो तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे H2SO4, NaOH, HCl, HNO3, KOH। ये क्या हो रहा है, सोल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, विच डिसोसिएट पार्शियली, जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं यानी कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एसिटिक एसिड ले लें, बेंजोइक एसिड ले लें, NH4OH ले लें, फॉर्मिक एसिड ले लें, एटसेट्रा, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, अब ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर की बात करें तो प्योर वाटर कैसा होता है, प्योर वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर होता है। तो ऐसा मत करना कि बिजली का तार लाके कुछ छू के देख लो, कहना सर ने बताया था बैड कंडक्टर होता ना। प्योर वाटर, डबल डीआयनाइज्ड वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाकी सब कोई भी ऐसा नहीं होता। ठीक, तो प्योर वाटर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वाटर का ऑटो डिस्टिलेशन लिखे तो 2H2O लिक्विड गिव्स H3O+ या OH- लिख सकते हैं, या फिर सिंपल H+ और OH- लिख सकते हैं। तो के इक्विलिब्रियम इसके लिए क्या लिख देंगे, के इक्विलिब्रियम लिख देंगे क्या, H3O+ इंटू OH- डिवाइडेड बाई H2O का होल स्क्वायर। तो के इक्विलिब्रियम इंटू H2O का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H3O+ इंटू OH- आ गया। तो KW की वैल्यू कितनी आ गई, H3O+ इंटू OH- आ गई। तो KW की वैल्यू कितनी आ गई, H+ इंटू OH- आ गई। KW को हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है 55.5 मोलर। एट रूम टेम्परेचर KW की वैल्यू जो आती है वो 1 × 10⁻14 आती है। ठीक, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, H+ और OH- भी और वाटर के लिए बराबर होंगे। तो KW की वैल्यू या तो H+ का होल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं या फिर OH-। ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन है, बहुत तेज़ी से करें, जब सवाल लगाऊंगा तो स्लो लगाऊंगा, बहुत आसानी से। ठीक है, ध्यान से, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेक्चर लंबा होने वाला है ये तो मान के चलो, क्योंकि मैं हर चीज़ सॉल्व करके दिखाऊंगा तो लेक्चर लंबा ही होगा, 2-2.5 घंटे तक चल सकता है। ठीक, तो 1 × 10⁻14 इक्वल टू H+ इंटू OH- हो गया, H+ और OH- का होल स्क्वायर हो गया। तो H+ या OH- की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻7। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि H+ और OH- की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻7 फॉर प्योर वाटर एट, फॉर प्योर वाटर एट 298 केल्विन। ठीक, फॉर प्योर वाटर एट 298 केल्विन ये वैल्यू आई है। तो H+ और OH- दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻7 आ गई। अब pH क्या होता है, प्रोटॉन्स हाइड्रोजन होता है। प्रोटॉन्स हाइड्रोजन का मतलब pH इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H+, POH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग OH- और KW इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग KW। ऐसे ही आगे चल के आएगा pKa विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग Ka, और pKb इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग Kb।
तो के डब्ल्यू की वैल्यू एच प्लस इंटू ओ एच माइनस आ गई, तो हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो के डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया पी एच प्लस पी ओ एच माइनस पी एच प्लस पी ओ एच। पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 है, तो पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14 फॉर न्यूट्रल वाटर। पी एच कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, और ये पी एच स्केल है जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि 7 से ऊपर कैसी होगी, बेसिक, और 7 से कम पे क्या होगी, एसिडिक होगी, और 7 पे कैसी होगी, न्यूट्रल होगी। ठीक, अब यहाँ से हमारे काम की बात शुरू होती है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर डिफरेंट केसेस। पहला कर रहे हैं पीएच कैलकुलेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा, एच कोई अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन सी है, 0 ले लिया, सी और 0 होगा, टी इक्वल टू 0 पे, सी को टी इक्वल टू टी पे ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, ये सी प्लस एड बनेगा, ये सी बनेगा, ऐसा समझ लो तुम, अभी यहाँ पे रहने देते हैं, ये सी बनेगा और ये भी सी बन जाएगा। अब टी इक्वल टू 0 पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कुछ सी रहा होगा, मतलब वाटर कॉन्सेंट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं, टी इक्वल टू टी पे वाटर का से एच प्लस जो आ रहा होगा वो जेड आ रहा होगा, और जेड जो होगा वो लेस देन 10⁻⁻7 होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड, क्योंकि हमने एच प्लस ऊपर से डाला है। अब एच प्लस ऊपर से डाला तो रिएक्शन किधर चलेगी, बैकवर्ड चलेगी, 10⁻⁻7 से भी कम आएगा। ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की वजह से क्या होगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन होगा एच प्लस का वो कितना हो जाएगा, सी ऊपर से आ रहा था और जेड नीचे से आ रहा था, तो ऊपर हम जेड लिख देते हैं। ठीक, जेड छोटा नंबर होगा, देख लेंगे। हमें यहाँ पे पता है क्या कि के डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एच प्लस इंटू ओ एच माइनस के बराबर होता है। के डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एच प्लस इंटू ओ एच माइनस के बराबर होता है। जब ये एच प्लस इंटू ओ एच माइनस के बराबर है तो हम इसे के डब्ल्यू की वैल्यू लिखते हैं 10⁻⁻14 इज इक्वल टू सी प्लस जेड इंटू जेड। तो देखो ये जेड में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, जेड स्क्वायर प्लस सी जेड माइनस 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 0। तो z की जब वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो z क्या आ जाएगा, माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ श्रीधराचार्य मेथड से निकालेंगे, 4 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 2। अब ये नंबर 10⁻⁻14 है, तो इफ concentration of strong acid is greater than 10⁻⁻6 molar, then 10⁻⁻12 is very greater than 4 into 10⁻⁻14, then तो क्या कहेंगे, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वाटर विल बी नेग्लिजिबल। कैसा हो जाएगा, वाटर से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, और सारी की सारी पीएच कौन गवर्न करेगा, सारी की सारी पीएच गवर्न करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो लिख लेते हैं, the pH of the solution is governed by what, strong acid। बात समझ में आनी चाहिए बिल्कुल आसानी से, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अगर इसका एक क्वेश्चन देख लें तो तुम क्वेश्चन तो लगा ही दोगे, लिखना जरा, कैलकुलेट द पीएच, ये होमवर्क के लिए है, ऑफ द फॉलोइंग। मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, अब तुम पीएच निकाल के देखोगे। पहला है 10⁻⁻2 मोलर HCl की पीएच निकालनी है, 10⁻⁻5 मोलर HCl की पीएच निकालनी है, 10⁻⁻7 मोलर H प्लस की पीएच बतानी है, और 10⁻⁻7 मोलर HCl की पीएच बतानी है। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये होमवर्क में सब लोग करेंगे और इनका आंसर बताएंगे। ठीक, तो ये लिखा हुआ भी है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड टोटल H प्लस आयन इज गवर्न बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वाटर इज नेग्लिजिबल व्हेन द कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10⁻⁻6। ठीक,
अगले केस पे चलते हैं। कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड हमने क्या ले लिया, वीक एसिड हमने ले लिया HA, ये सबको आता है इसलिए थोड़ा सा तेज़ी से करेंगे इसे। वीक एसिड क्या है, HA है। बात समझ में आ रही है ना, कितने लोगों को जहाँ तक समझ में आ रही है एक बार कमेंट करके बता देना यार, कुछ तो बताओगे ना मेरे को, कैसे पता चलेगा तो समझ में आ रही है। तो HA क्या हो गया, एक्वस हो गया, तो ये H प्लस और A माइनस हो गया, तो C0 ले लिया, C माइनस C अल्फा, C अल्फा और C अल्फा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये हम लोग जानते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। मैं लिख देता हूँ दोबारा, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो Ka की वैल्यू क्या हो गई, H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA हो गई। Ka को हम कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक। तो Ka की वैल्यू हमने रख दी, तो Ka की वैल्यू आ गई C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आ गई। अब HA कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो 1 माइनस अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। अब अप्रॉक्सीमेशन का खेल शुरू हो गया है, तो अप्रॉक्सीमेशंस को अगर जो सही से समझ पाएगा उसी को फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज ये फ़ायदा मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो 1 माइनस अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा बहुत छोटा होगा, तो Ka को हम क्या लिख सकते हैं, Ka को हम सीधे लिख सकते हैं C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C हो जाएगी। अब H प्लस हमारा कितना था, देखने जरा यहाँ पे, H प्लस हमारा क्या था, C अल्फा के बराबर, तो H प्लस को C अल्फा रख दिया और अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। तो ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये याद होना चाहिए और ये याद पता होना चाहिए, ठीक। ये फॉर्मूला pH इक्वल्स टू 1/2 pK माइनस लॉग C, डायरेक्टली फॉर्मूला को याद नहीं रखना है। अब अल्फा को कब तक हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अल्फा को हम तभी तक नेग्लेक्ट कर सकते हैं जब अल्फा 2% छोटा हो, टू बी प्रिसाइज। अगर 8% तक भी है तब भी हम कर सकते हैं, वैसे लमसम 5% तक नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, अल्फा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द pH ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ 10⁻² मोलर एसिटिक एसिड हुज Ka इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। देखो जो आसान सवाल आएगा आयनिक का वो बन जाएगा एडवांस में भी, है ना। तो देखते हैं क्या कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सवाल में लिखना शुरू करेंगे कि ये CH3CO माइनस बना होगा और H प्लस बना होगा। अगर स्टेट लिखनी है तो सबकी एक्वस लिख दो। T इक्वल्स टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन हम C ले लेते हैं, जो C की वैल्यू हमें दी हुई है 10⁻²। ये क्या दिया हुआ है हमें, C की वैल्यू दी है 10⁻² मोलर। T इक्वल्स टू T पे ये C माइनस C अल्फा हो गया, तो ये C अल्फा हो गया, तो ये C अल्फा हो गया। तो Ka की वैल्यू कितनी हो गई, CH3CO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COOH, ठीक। तो ये क्या हो गई, ये हो गई C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा को हमने क्या किया, 1 माइनस अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 ले लिया। तो देखो मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, मैं डिराइव करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, जिससे कि तुम्हें भी आराम रहे। और अल्फा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C, K डिवाइडेड बाई C। तो Ka की वैल्यू थी कितनी, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2। तो ये आ जाएगा 18 इंटू अंडर रूट ऑफ 18 इंटू 10⁻⁻4। तो ये छोटा नंबर आ गया, 4% के लगभग आएगा, 4.4 के लगभग भी नहीं आएगा, 4.4 से कम आएगा, है ना, ठीक। तो H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, H प्लस हो गया किसके बराबर, C अल्फा के बराबर। तो C अल्फा हो गया 10⁻⁻2 इंटू रूट ऑफ 18 इंटू 10⁻⁻4। तो ये आ गया अंडर रूट 18 इंटू 10⁻⁻6। तो pH की वैल्यू आ गई 6 माइनस लॉग 18 की पावर 1/2। तो हो गया 6 माइनस 1/2 लॉग 18 को लिख सकते हैं log 2 इंटू 9। तो ये 6 माइनस 1/2 log 2 प्लस log 9, log 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ तक इसे आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, आंसर आ ही जाएगा इसका, ये मान लिया जाए, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आनी चाहिए। आगे बात करते हैं, कैलकुलेशन फॉर pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तभी बात समझ में आएगी। कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड। अब क्या करें, हमने पहले स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड में के साथ हमने एक और ले लिया क्या, वीक एसिड। अब हम क्या कर रहे हैं कि 2 वीक एसिड को मिला दे तब भी तो pH निकाली जा सकती है कि नहीं। तो 2 वीक एसिड को मिला के pH कैसे निकाली जाएगी, इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो हमने 2 वीक एसिड ले लिए HA और HB, इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka और Kb है।
टी इक्वल टू टी पे 0 पे इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका C2 है, तो टी इक्वल टू टी पे ये C1 माइनस C1 अल्फा 1 आ जाएगा, तो ये C1 अल्फा 1 आ जाएगा, ये भी C1 अल्फा 1 आ जाएगा, ये C2 माइनस C2 अल्फा 2 आ जाएगा, ये C2 अल्फा 2 आ जाएगा, और ये भी C2 अल्फा 2 आ जाएगा। तो नेट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, यहाँ पे C2 अल्फा 2 जोड़ दो और यहाँ पे C1 अल्फा 1 जोड़ दो, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के हिसाब से जोड़ दिया, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन नेट कितना आ गया हमारे पास, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। ठीक, अब आगे देखना भाई, मेरी बात सुनते रहना ध्यान से। अब हमें K1 की वैल्यू लिख सकते हैं हम यहाँ से, K1 विल बी इक्वल्स टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 डिवाइडेड बाय C1 1 माइनस अल्फा 1। ठीक, K2 को लिख सकते हैं C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय C2 1 माइनस अल्फा 2। अब देखो दो एसिड हैं, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, 1 माइनस अल्फा 1 और 1 माइनस अल्फा 2 दोनों ही अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे किसके, 1 के, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। दोनों का डिसोसिएशन सप्रेस होगा, द डिसोसिएशन ऑफ both the acids suppress. So 1 minus alpha 1 is approximately equals to 1 and 1 minus alpha 2 is also equals to 1. तो जरा देखना, जैसे हम लिख सकते हैं K1 C1 is equals to C1 square alpha 1 square plus C2 alpha 2 C1 alpha 1। इसी तरह से K2 C2 को लिख सकते हैं क्या, C1 C2 alpha 2 square प्लस C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 लिख सकते हैं। दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, K1 C1 प्लस K2 C2 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2। इतनी बात हो गई, समझ में आ गई। तो अगर हम इसे देखें तो ये क्या बन गया, K1 C1 प्लस K2 C2, ये बन गया C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 का होल स्क्वायर। तो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2, और यही हमारा क्या था, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन था, तो H प्लस की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2। आसानी से इतनी बात समझ में आनी चाहिए। डेरिवेशंस अच्छे से आएंगे तो फील्ड डेवलप होगी आयनिक की, तभी आएगा। और आयनिक सबको मुश्किल लगता है, इनवेरिएबली कोई भी बंदा हो, लेकिन उतना मुश्किल है नहीं, हाइप ज़्यादा क्रिएट की गई है। तुम अगर सुकून से बैठ के इसे करोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन अब सुकून का समय कम बचा है ना। तो व्हेन वन एसिड इज देयर, व्हेन सिंगल एसिड इज देयर, then H plus ion will be was K1 C1. When two acids are there, तो H प्लस की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी, K1 C1 प्लस K2 C2। तो when n acids are there, अगर n एसिड होंगे तो H प्लस की वैल्यू कितनी लिख देंगे, H प्लस विल बी अंडर रूट ऑफ समेशन I गोज फ्रॉम 1 to n KI CI। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आसानी से, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अगले केस पे चलते हैं, यानी सबको अलग अलग जोड़ते जाएंगे तो हो जाएगा काम। अब पीएच कैलकुलेशन फॉर डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक वीक एसिड कैसा होता है कि मान लो H2A टाइप का, यानी एग्जाम्पल लिख लें तो H2S लिख दें इसका एग्जाम्पल। ठीक,
अगर हम H2SH का एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो हम इसकी क्या निकालना चाहते हैं, पीएच निकालना चाहते हैं। तो T इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन में C ले लिया और ये 0 0 हो गया। ठीक, T इक्वल टू T पे क्या होगा, ये C माइनस सी अल्फा 1 हो जाएगा, ये C अल्फा 1 हो जाएगा, ये C अल्फा 1 हो जाएगा। T इक्वल टू 0 पे इसका तो 0 था, ये कितना था, ये भी 0, ये भी 0। T इक्वल टू T पे जब हमने देखा तो ये C अल्फा 1 में से कुछ C अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस हो गया, तो ये C अल्फा 1 अल्फा 2 बन गया और ये C अल्फा 1 अल्फा 2 बन गया। ठीक, तो कॉमन एंड इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हमें C अल्फा 1 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी C अल्फा 1 अल्फा 2 ऐड करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा C अल्फा 1 अल्फा 2। देख लो भाई, कॉमन एंड इफेक्ट की वजह से मैं ये लिख रहा हूँ जो दूसरे कलर के पेन से लिख रहा हूँ। ठीक है, कि दोनों इक्विलिब्रियम में साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम अचीव होगा, तो इसी तरह से लिखा जा सकता है। ठीक, अब क्या हो रहा है कि अगर हम Ka1 को लिखें तो Ka1 इज इक्वल टू H प्लस इंटू HA माइनस डिवाइडेड बाय H2A। तो इसे लिख लो, यहाँ पे C1 अल्फा 1 कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा 2 होगा, और यहाँ पे C1 कॉमन ले लो तो 1 माइनस अल्फा 2 होगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, C1 माइनस अल्फा 1। C से C कैंसिल कर दिया तो ये हो गया अल्फा 1 C अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1। और ध्यान से अगर देखोगे तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वीक एसिड था जिससे अल्फा 1 छोटा नंबर था, तो अल्फा 2 तो बहुत ही छोटा होगा, तो 1 माइनस अल्फा 1 और 1 प्लस अल्फा 1 दोनों, 1 माइनस अल्फा 2 और 1 प्लस अल्फा 2 दोनों ही अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 हो जाएंगे, क्योंकि हमने वीक एसिड लिया था, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट पहले से ही कमज़ोर था और उसे हमने एक बार H प्लस निकाल दिया, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज से H प्लस निकालना और भी मुश्किल काम होगा, तो अल्फा 2 विल बी इवन स्मॉलर देन अल्फा 1। ठीक, तो Ka1 की वैल्यू ये आ गई। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना था भाई, C अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू C अल्फा 1 आ जाएगा। और HA माइनस है, मेरे को HC याद आता रहता है, C अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2, तो इससे भी C अल्फा 1 आ गया। तो एक कॉन्सिक्वेंस तो हमें ये पता लग गया कि H प्लस इज इक्वल्स टू HA माइनस है। अब Ka2 की वैल्यू लिखो जरा, Ka2 क्या हो जाएगा, Ka2 हो जाएगा H प्लस इंटू A2 माइनस डिवाइडेड बाई HA माइनस। तो HA से HA कैंसिल हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर थे, सिंस H प्लस एंड इज इक्वल्स टू HA माइनस। तो Ka2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, A2 माइनस के बराबर आ गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इन केस ऑफ वीक डायबेसिक एसिड द Ka2 इज इक्वल्स टू डाइनेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। तो पीएच कितनी आ जाएगी, पीएच आ जाएगी, कैसे निकालेंगे, C अल्फा 1, और C अल्फा 1 निकालने के लिए हमारे पास K1 है, K1 की वैल्यू हमारे पास C अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 है। यहाँ से हमारी पीएच निकल जाएगी। ज़रूरत पड़ने पे जब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो हम लोग आंसर भी फाइंड आउट कर पाएंगे आसानी से। तो ये भी एक डेरिवेशन समझ में आ गया कि अगर वीक डायबेटिक एसिड हो तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये बात क्लियरिटी से समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे बात करते हैं पीएच को। अब हम क्या करें, पीएच ऑफ वीक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो किसी वीक एसिड में क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन में C1 ले लिया और वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या ले लिया, C2 ले लिया। स्ट्रॉन्ग एसिड जिसमें सिंगल डायरेक्शन एरो लगा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसमें डबल डायरेक्शन एरो लगा हुआ है वो कैसा है, वीक एसिड है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन दे रहा है। तो ये हो गया C1 T इक्वल टू T पे क्या हो गया, ये C1 माइनस C1 अल्फा 1, तो ये C1 अल्फा 1 हो गया। सॉरी, ये तो पूरा ही डिसोसिएट हो गया, बता नहीं रहे यार कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये ख़त्म हो गया। ये C1 और C1 आया, ये T इक्वल टू T पे आते आते C2 माइनस C2 अल्फा 1 अल्फा 2 ही ले लेते हैं, C2 अल्फा लिख लेते हैं, इसे C2 अल्फा लिख लेते हैं और इसे भी C2 अल्फा ही लिख लेते हैं। तो नेट H प्लस आयन कितना आ गया, C1 प्लस C2 अल्फा। ठीक, अब क्या होगा, क्योंकि वीक स्ट्रॉन्ग एसिड
की प्रेजेंस में वीक एसिड क्या करेगा, वीक एसिड बैकवर्ड चलने लगेगी रिएक्शन, तो अल्फा जो होगा वो बहुत कम होगा, तो हम कहेंगे कि सारा का सारा इन जनरल जो H+ है वो कौन गवर्न करेगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस करेगा। ठीक है, लिख देते हैं इस बात को। सिंस इन प्रेजेंस ऑफ common ion H+ from strong acid thus dissociation of weak acid will be suppressed and therefore alpha will be very small. So the H+ ion concentration is governed by the strong acid. तो जो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दें जिसमें कॉमन आयन भी होगा, तो सारी की सारी पीएच कौन गवर्न करेगा, स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। ठीक, तो ये केस हमने देख लिया, अब हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। मेरी समझ से तो मैं ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, पहले हम एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये मैंने 4 तरह की थ्योरी लिखी हैं, आर्नियस थ्योरी, लुईस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और लक्स फ्लड थ्योरी। कितने लोगों ने लक्स फ्लड का नाम भी सुना, ये बता देना मेरे को, कमेंट करके बताना कि कितने लोगों ने लक्स फ्लड का नाम सुन रखा। मैं बताऊंगा, समझ में तो 1 मिनट में आ जाएगी, तुम यूज़ भी करते रहो, बस तुम्हें नाम नहीं पता था, है ना। तो आर्नियस थ्योरी क्या कहती है कि एसिड्स आर दोज विच हैव प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वा सोल्यूशन, जैसे एग्जांपल होगा H2SO4 HCl, ये तो सिंपल है, H2SO4 HCl HBr HNO3 और ठीक है। और बेसिस कौन से विच प्रोड्यूस OH- आयन इन एक्वा सोल्यूशन, तो NaOH हो गया, COH उल्टोस हो गया, BOH हो गया और बाकी हो गए। ठीक, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कौन सा, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रॉन्स्टेड कौन से हैं जो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सोल्यूशन में, वो क्या है, एसिड ही है। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड और लुईस एसिड सेम है, जबकि ब्रॉन्स्टेड बेस जो है वो क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेसेस आर those which accept H+ ions in aqua solution are called Lewis base, मतलब ब्रॉन्स्टेड बेस। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स वो होते हैं जिनमें एक H+ का डिफरेंस होता है। जैसे कि वाटर अगर हम ले लें तो वाटर न्यूट्रल है, अगर हम उससे एक H+ निकाल दें तो OH- बन जाएगा, विच इज अ कॉन्जुगेट बेस। तो वाटर क्या है, वाटर एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, OH- है। अगर हम वाटर में H+ जोड़ दें तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस एक H+ के डिफरेंस से बनाते हैं, तो HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या बन गया, Cl- बन गया, H3O+ का क्या बन गया, H2PO4- बन गया, H2PO4- का क्या बन जाएगा, HPO4- बन जाएगा। और अगर एक और लिखना चाहो तो HPO4 का क्या बन जाएगा, आराम से बता सकते हो, तो PO4 बन जाएगा। ठीक, आसान बात है, इसमें कोई दिक्कत की होनी नहीं चाहिए। अब एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ वो होती हैं जो प्रोटॉन दे भी सकती हैं और प्रोटॉन ले भी सकती हैं, जो प्रोटॉन दे भी सकती हैं और प्रोटॉन ले भी सकती हैं, उन्हें हम एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे H2O जो प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है। अगर हमसे कोई कह दिया अमोनिया के कॉन्जुगेट एसिड बेस लिखो, तो कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, NH4+ और कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, NH2-। और NH2- और NH4+ आपस में कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, ध्यान रखना। ये अमोनिया के साथ तो रिलेशन रखते हैं, लेकिन हम आपस में कोई रिलेशन, इनकी रिश्तेदारी नहीं है, ध्यान रखना इस बात को बिल्कुल बढ़िया से। ठीक, अब H2CO3 क्या है, कॉन्जुगेट बेस क्या बन गया, HCO3- बन गया, HCO3- का CO3 बन गया, BO3-। H3BO3 का कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो, इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ, H3BO3 एसिड है जिसका N फैक्टर 1 आता है। वो 1 इसलिए आता है कि H3BO3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाटर से क्या करता है, वाटर से H+ लेके क्या बना देता है, BOH होल, वाटर से OH- लेके
भी OH होल 4 माइनस बना जाता है, विच इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ H3BO3 और H प्लस प्रोड्यूस करता है। यही H प्लस है जो एसिड के काम आता है, और हमने ये बताया था कि एथिलीन ग्लाइकॉल डालने से क्या होगा, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बढ़ जाएगी क्योंकि कॉम्प्लेक्सेशन होगा। ठीक, ल्यूइस थ्योरी फॉर एसिड बेस। ल्यूइस थ्योरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है जिनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। ठीक है, बेस क्या है, बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, जैसे जिनके पास निगेटिव चार्ज है या न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियस लविंग है, जैसे OH माइनस, HS माइनस, NH3 में लोन पेयर है, वाटर में लोन पेयर है, एसिटेटाइन। लक्स फ्लड एसिड बेस कॉन्सेप्ट तुमने नहीं पढ़ा था, तो लक्स फ्लड में क्या करते हैं कि एसिड क्या है, ऑक्सीजन एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एसिड्स। जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या है, एसिडिक है, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, एसिडिक है, और ऑक्सीजन डोनर आर कॉल्ड बेसिस, जैसे मेटल ऑक्साइड्स। ठीक, तो तुमने अगर याद आ रहा हो, तुमने रिएक्शन कराई थी कभी, याली याद रही रिएक्शन की कराई कि CaO की रिएक्शन CO2 से करा दी, CaO की रिएक्शन CO2 से करा दी। तो CaO की रिएक्शन अगर CO2 से करा दी तो CaO क्या है, ऐसे बेस है, सॉरी हाँ बेस है, ये क्या है, ये क्या है, ये बेस है, और ये क्या है, ये एसिड है। तो एसिड और बेस मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट नाम का सॉल्ट पर प्रिपेयर कर देंगे। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये एसिड बेस रिएक्शन है। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस फिर से आ जाता है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। एसिड कैसा हो सकता है, वीक या स्ट्रॉन्ग, और बेस भी कैसा हो सकता है, वीक और स्ट्रॉन्ग। तो सॉल्ट 4 तरह के बनेंगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड वीक बेस। तो अब इनमें से किसकी किसकी हाइड्रोलिसिस होगी, इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़ते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायनिक हाइड्रोलिसिस में पहला केस आता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसे भाई ध्यान से सुनना, समझ में मुश्किल से आएगी बात, क्योंकि तुम्हारा IQ गड़बड़ कर सकता है। तुमने सुनी नहीं होगी ये बात, ये तो तय है। तुमने ये याद कर रखा है कि जो भी स्ट्रॉन्ग पार्ट से आता है उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। क्यों नहीं होती वो आज पहली बार तुम देखोगे। आई कैन बेट ऑन दिस। कितने लोगों ने पहले से पढ़ रखा मेरे को कमेंट करके बताओ, पर मैं देखता हूँ कितने लोगों ने पढ़ा। सब लोग करना, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो सब लोग बताएंगे कमेंट करके कि हमने ये पढ़ रखा है सर पहले से। मेरे से जितने पढ़ रखा उसने नहीं, है ना। ठीक, अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या है, the anions which are stronger base than OH minus and their conjugate acid of the anion is weaker acid than water, they undergo complete hydrolysis। जैसे H माइनस ले लें, H माइनस क्या स्ट्रॉन्ग बेस है OH माइनस के कंपैरिजन में, और इसका कॉन्जुगेट एसिड जो है वो वाटर से वीक एसिड है। तो रिएक्शन क्या चली जाएगी, फॉरवर्ड चली जाएगी, कहीं भी बैकवर्ड नहीं आएगी। जैसे CH3 माइनस ले ले, CH3 माइनस और वाटर की रिएक्शन का है, तो CH3 माइनस कैसा है, स्ट्रॉन्गर बेस है OH माइनस से। पूरी ऑर्गेनिक हम लोग यही सब करते रहे। वाटर से रिएक्शन हो गया, इसने CH4 बना दिया और क्या बना दिया, OH माइनस बनाया। वाटर और H2O में वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड है। और स्ट्रॉन्गर एसिड्स कैसे होते हैं, जिनके कॉन्जुगेट बेस कैसे होते हैं, वीक। और वीक जिनके कॉन्जुगेट बेस वीक होते हैं उनके एसिड्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग। या फिर अगर वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, और कॉन्जुगेट एसिड बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो एसिड वीक होगा। हाइड्रोलिसिस टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। लिमिटेड एक्सटेंट में क्या होगा, द एनायंस विच आर वीकर बेस देन OH minus and conjugate acids are stronger than water but weaker than H3O plus will undergo hydrolysis to a limited extent। तो अगर एसिटेटाइन ले लें तो एसिटेटाइन वाटर में डालेंगे तो एसिटेटाइन क्या है, OH माइनस के कंपैरिजन में वीकर बेस है, और एसिटिक एसिड जो है वो वाटर के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन H3O प्लस से स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उसकी क्या होगी, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक होगी हाइड्रोलिसिस। अब नो हाइड्रोलिसिस केस क्या है, द एनायंस दैट आर वीकर बेस देन OH माइनस जैसे Cl माइनस एंड दर कॉन्जुगेट एसिड आर स्ट्रॉन्गर देन वाटर एज वेल एज H3O प्लस डू नॉट हाइड्रोलाइज एट ऑल। यानी कि जो कॉन्जुगेट एसिड HCl बना जो H3O प्लस से भी स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो बिल्कुल भी उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए बिल्कुल आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब क्या कह रहा है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, द कैटायंस विच आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3O प्लस एंड देयर कॉन्जुगेट बेस इज वीकर देन वाटर विल अंडरगो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक, बिल्कुल वैसे ही है कि PH3 PH4 प्लस प्लस वाटर लिख दिया तो क्या हो गया, PH3 तो PH4 क्या स्ट्रॉन्गर एसिड है किससे, H3O प्लस से। तो
तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। लिमिटेड एक्सटेंट तक कराएंगे तो कैटायंस विच आर स्ट्रॉन्ग वीकर एसिड देन H3O प्लस बट देयर कॉन्जुगेट बेस आर स्ट्रॉन्गर देन H2O बट वीकर देन OH माइनस। शो हाइड्रोलिसिस टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, जैसे NH4 प्लस लिया तो NH4OH बना। NH4OH वाटर से तो स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन NaOH से या OH माइनस से वीकर बेस है, तो ये क्या करेगा, लिमिटेड एक्सटेंट तक हाइड्रोलिसिस करेगा। हाइड्रोलिसिस नो हाइड्रोलिसिस के देखें तो कैटायंस विच आर वीकर एसिड देन H3O प्लस एंड देयर कॉन्जुगेट बेसेस आर स्ट्रॉन्गर देन वाटर एंड OH माइनस डू नॉट हाइड्रोलाइज एट ऑल। इनकी हाइड्रोलिसिस बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक, तो कैटायंस एंड एनायन विच कम्स, इससे क्या हमने कंक्लूड कर लिया कि जो भी स्ट्रॉन्ग पार्ट्स आ रहे हैं उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। यही हमने याद किया था, क्यों होगी ये मैंने समझाने की कोशिश की है, समझ में आ गई तो वेल एंड गुड है, नहीं तो याद तो रखना ही है ना कि द कैटायंस एंड एनायंस विच कम्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट हाइड्रोलाइज एट ऑल। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिडिक एसिड और NaOH की रिएक्शन करा के हमने क्या बना दिया, सोडियम एसिटेट बना दिया और वाटर बना दिया। इन दिस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटेट ओनली टेक्स प्लेस एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ Na प्लस डू नॉट टेक्स प्लेस एंड इट कम्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग पार्ट। तो एसिटेट की हाइड्रोलिसिस हुई तो क्या बन गया, एसिटिक एसिड और OH माइनस बन गया। जरा ध्यान से देखना, अब मैं ऐसे रीराइट करूंगा, C0 हो गया। ठीक, तो ये C माइनस CH हुआ, ये C माइनस CH हुआ, तो ये कितना बन गया, CH बन गया और ये CH बन गया। H क्या है यहाँ पे, H है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जैसे अल्फा होता था वैसे ही H है। तो KH को क्या लिख लिया, KH लिख लेंगे क्या, CH3COOH इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय CH3CO माइनस। इतनी बात समझ में आई। ये तो लिख पाओगे, वाटर तो लिखेंगे नहीं। अब क्या करा हमने, H प्लस को मल्टीप्लाई कर लिया और H प्लस को डिवाइड कर दिया। H प्लस को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हुआ क्या, जरा ध्यान से देखना भाई, ये इतना टर्म बन गया क्या, ये बन गया KW, ये क्या बन गया, ये बन गया KW, ये इतना बन गया 1/K। ये किसके बराबर बन गया, 1/K। लिख के देख लो, लिख के दिखाऊं क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो रिवर्स रिएक्शन लिख देता हूँ। तो इसके लिए 1/K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एसिटिक एसिड, सॉरी इसके लिए K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे मतलब उल्टा ही लिखो, ऐसा नहीं लिखो, यहाँ पे लिखो CH3COH CH3CO माइनस और H प्लस। तो इससे K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CH3CO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय, तो ये 1/K हो जाएगा सिंपल। तो KH की वैल्यू आ गई क्या, 1/K इंटू KW, और KW इसके बराबर हो गया CH² माइनस H। अब H हमेशा कैसा होगा, 1 से छोटा होगा, तो H की वैल्यू आ गई √KW/CK। ठीक, ये मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखाया, 1/K पूरा तुम्हें। तो H की वैल्यू आ गई KW/K और ये हो गया CH² माइनस 1/H, और 1 माइनस H को हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वेरी वेरी लेस देन 1। समझ में आना चाहिए बात को आसानी से। तो CH² की वैल्यू आ गई KW/K, तो H की वैल्यू हो गई √KW/CK। तो OH माइनस की वैल्यू आ गई CH था तो C इंटू H की रख दी वैल्यू, तो CKW/K आ गया। POH आ गया 1/2 माइनस log C प्लस PKW माइनस PK, तो हमने POH को बाहर ले लिया, तो ये आ गया POH आ गया 7 माइनस 1/2 log C प्लस PK, और हमने PH को लिख दिया 14 माइनस POH। तो PH की वैल्यू आ गई 7 प्लस 1/2 log C प्लस PK। अब इसे ध्यान रखना है, इस इक्वेशन को इसका डायरेक्ट यूज करते हैं, और ये देखो कि pH कैसी आ रही है, pH इसमें ग्रेटर देन 7 आ रही है। लिखा हुआ भी है नीचे कि द सॉल्ट इज फॉर्म बाय वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ सॉल्ट इज बेसिक एंड द pH विल बी ग्रेटर देन 7। ठीक है, इतनी बात आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। अगला केस करते हैं, pH ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे ले लिया, NH4Cl, तो इसमें Cl की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, तो NH4 प्लस की होगी, तो C0 ले लिया, C माइनस CH, तो ये CH हो गया और ये CH हो गया। तो KH किसके बराबर आ गया, KH आ गया सिंपल किसके बराबर, NH4OH इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय NH4 प्लस, और ये CH आ गया। अब देखो जरा, इसमें हमने क्या किया था, जब हमने वीक एसिड लिया था तो H प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, जब वीक बेस लिया तो
OH माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो KH की वैल्यू लिख दें NH4OH इंटू H प्लस इंटू OH माइनस, OH माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, तो NH4OH इंटू OH माइनस लिख दिया। ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया, यहाँ से बन गया ये KW, और यहाँ से बन गया क्या, यहाँ से बन गया ये KB। तो KH की वैल्यू आ गई KW/KB। तो CH स्क्वायर 1 माइनस H, और हमने इसे लिख के भी दिखा दिया तुम्हें। ठीक, अब KH की वैल्यू हो गई KW/KB, तो CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, 1 माइनस H को इक्वल टू 1 रख दिया, तो H की वैल्यू अंडर रूट KW/CK, बिल्कुल वैसे ही डेरिवेशन है। तो H प्लस की वैल्यू CH आ गई, CH की वैल्यू निकाली तो H प्लस वैल्यू हो गई KW/KB अंडर रूट के अंदर। तो PH की वैल्यू हो गई 7 माइनस PKB प्लस लॉग 3। और सॉल्ट कैसा है, वीक एसिड और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का है, तो पीएच कैसी आनी चाहिए थी, लेस देन 7 आनी चाहिए थी। अब कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस के बारे में बात करते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका हम लोग। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने वीक एसिड और वीक बेस कौन से ले लिए, अमोनियम, एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और क्या ले लिया, एसिटिक एसिड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड मिलकर क्या बना देंगे, अमोनियम एसीटेट। तो अमोनियम एसीटेट को हमने अलग अलग लिख लिया तोड़ के, कि एसीटेट आयन अलग है और NH4 प्लस अलग है। ठीक, और वाटर से रिएक्शन कराई तो एसिटिक एसिड बन गया और NH4 प्लस बन गया। तो C ले लिया 0 0 हो गया, C माइनस सी एच और ये CH और ये CH आ गया। तो KH की वैल्यू क्या लिखेंगे, एसिटिक एसिड इंटू NH4OH, एसिटिक एसिड एसिटेट आयन और NH4 प्लस आयन। तो ये आ गया CH स्क्वायर, CH का होल स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस H का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, वीक एसिड था तो H प्लस से मल्टीप्लाई किया था, वीक बेस था तो OH माइनस से किया, इसमें दोनों वीक हैं तो इसमें दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये नंबर पूरा ये 1/KB है, ये नंबर पूरा KW है और ये नंबर पूरा 1/K है। तो KH की वैल्यू आ जाएगी KW/K इंटू KB और H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H स्क्वायर। तो H अपॉन 1 माइनस H की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ KW/K इंटू KB। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब जो भी H प्लस आ रहा होगा या OH माइनस आ रहा होगा, या तो OH माइनस आ रहा होगा तो NH4OH की वजह से आ रहा होगा, और H प्लस आ रहा होगा तो सारा किससे आ रहा होगा, एसिटिक एसिड से आ रहा होगा। तो हमने एसिटिक एसिड के लिए रिएक्शन लिख ली, एसिटिक एसिड एसिटेट आयन और H प्लस में ब्रेक डाउन हुआ। इसका कॉन्सेंट्रेशन CH था, इसका C1 माइनस H था तो H आ गया। तो इससे हमने क्या किया, हमने H अपॉन H की वैल्यू निकाल ली, H अपॉन 1 माइनस H की वैल्यू निकाल ली और वो आ गई कितनी, K लिखा, सिंपल देखो K लिखा, सबकी वैल्यू पुट कर दी तो K अपॉन H प्लस H अपॉन 1 माइनस H आ गया। तो H प्लस की H अपॉन 1 माइनस H की वैल्यू क्या आ गई, KH अपॉन K। इसे उठा के यहाँ पे पुट कर दिया तो H प्लस की वैल्यू आ गई KW इंटू K अपॉन KB। तो PH की वैल्यू आ गई 7 प्लस 1/2 PKA माइनस PKB। ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। एक सवाल है, कह रहा है 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इज मिक्सड विद 0.1 मोलर NaOH until the equivalence point is reached। तो देखो इक्विवेलेंस पॉइंट आने पे क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आने पे क्या होगा कि दोनों का एसिड और बेस खत्म हो गया होगा, सॉल्ट बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे कि एसिटिक एसिड की रिएक्शन NaOH से कराई तो सोडियम एसीटेट बन गया और बन गया वाटर। इसके कितने मिली में इक्विवेलेंट्स है, मिली इक्विवेलेंट्स कितना था इसके 5। इसके 0.1 इंटू वी ले लेंगे तो इसके भी वी की वैल्यू 50 आ जाएगी, तो इसके भी 5 मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे तो ये 5 बन जाएंगे। ठीक, तो हमें पीएच बतानी है। तो पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 1/2 PKA प्लस लॉग C। ये फॉर्मूले हमें याद ही होने चाहिए। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 1/2 PKA की वैल्यू हमें गिवन होगी, PKA की वैल्यू है 5 माइनस लॉग 2 प्लस लॉग 5। ठीक, लॉग 5। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 1/2 5 माइनस 0.3010 प्लस 0.699 लॉग की वैल्यू है। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 1/2 5 माइनस 1, तो यानी कि आ जाएगी पीएच कितनी, 7 प्लस 1/2 इंटू 4 यानी कि आ गई
9 आ गई पीएच, सिंपल तरीके से आसानी से निकल आएगी। ठीक, अब बात करते हैं बफर सोल्यूशंस की। ठीक है, आराम से पढ़ रहे हैं, कुछ जल्दी तो लग नहीं रहा होगा। बफर सोल्यूशंस पे हम लोग पहुंच गए हैं। बफर सोल्यूशंस क्या होते हैं? दो सोल्यूशंस विच डू नॉट अलाउ द टू चेंज द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को चेंज करने से बफर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे यूट्यूब जब बफर करता है, तुम देख रहे हो तो वहाँ इंटरनेट खत्म हो जाए तो बफरिंग होती है, उस टाइम पे डेटा लॉस होता है कि नहीं होता? अरे भाई डेटा लॉस होता है, लेकिन सफिशिएंट नंबर ऑफ बाइट्स नहीं मिल रही हैं, इसलिए क्या करता है? बफर करता है, गोल गोल घूमता रहता है। डेटा लॉस हो रहा है यानी कि पीएच तो चेंज होगी एच प्लस और ओ एच माइनस डालने से, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी बफर नहीं होता तो होती। So this does not mean at all that the pH won't change. All it means that the change in pH will be smaller as compared to a non-buffer solution. Buffer solutions are formed by acid, weak acid or weak base, and its conjugate salt. The salt of strong acid and strong base do not form buffer solutions. तो टाइप्स ऑफ बफर की बात करें तो एसिडिक बफर फॉर्म बाई वीक एसिड, टाइप्स बेसिक बफर फॉर्म बाई वीक बेस, और सॉल्ट बफर जो होते हैं वो वीक एसिड वीक बेस बनाते हैं। तो एसिड की पीएच हमें निकालनी है, या फिर हमें कहें कि अगर हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हैं तो पीएच कैसे कैसे चेंज होगी, इसमें कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। तो अगर वीक एसिड ज़्यादा है और स्ट्रॉन्ग बेस कम है, वीक एसिड ज़्यादा है और स्ट्रॉन्ग बेस कम है, तो सोल्यूशन कैसा बन जाएगा? बफर सोल्यूशन बन जाएगा। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों बराबर हो गए तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी, और वीक एसिड कम पड़ गया तो उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो पीएच को गवर्न कर लेगा। ठीक, तो पीएच ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सोल्यूशंस अगर हम निकालें तो एसिडिक बफर देखें तो एसिडिक एसिड की रिएक्शन NaOH से कराई तो क्या बन गया? एसिटेडाइन और वाटर। तो दोनों के में लिक्विड्स खत्म हो गए, तो मतलब एसिड बच गया हमारे पास और बेस खत्म हो गया हमारे पास। ठीक, तो एसिटिक एसिड कैसे ब्रेक करेगा? एसिटेटाइन प्लस H प्लस, तो हमने H प्लस की वैल्यू निकाल ली, K इंटू एसिटिक एसिड अपॉन एसिटेटाइन, तो हमने पीएच की वैल्यू लिख दी, पीएच इक्वल टू लॉग एसिटेटाइन अपॉन एसिटिक एसिड। तो एसिटेटाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिटेटाइन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सॉल्ट, और CH3COH हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड। तो पीएच की वैल्यू आ गई pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, इसे हेंडरसन इक्वेशंस कहते हैं। ठीक, पीएच ऑफ बेसिक बफर कैसे निकालेंगे? बेसिक बफर में NH4OH ले लेंगे, तो इससे OH माइनस की वैल्यू जब निकालेंगे तो Kb इंटू NH4OH इंटू OH माइनस आएंगे, और POH की वैल्यू आ जाएगी pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। इसे याद रखेंगे, हेंडरसन इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब ध्यान ही रखनी पड़ेंगी। ठीक, अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। थोड़ा तेज हो गया लग रहा है लेक्चर, है ना? थोड़ा सा तेज हो गया, सही है, छोटा जल्दी देख लो, फिर सवाल लगाएंगे तब आसानी से कर लेंगे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की हम लोग सॉल्युबिलिटी निकालते हैं। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल यानी पार्शियली सॉल्युबल, जिसमें AgCl Ag प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो इसके सॉल्युबिलिटी निकाली तो Ksp की वैल्यू AgCl हो गई, तो ये S² के बराबर आ गई। ठीक, अब PbCl2 के लिए निकालेंगे तो SO2S लिखेंगे, तो Ksp की वैल्यू क्या हो जाएगी? Pb प्लस प्लस Cl माइनस का होल स्क्वायर, तो ये 4s³ के बराबर आ जाएगी। किसी जनरल सॉल्ट AX/By के निकालेंगे तो XAY प्लस प्लस YB X माइनस बन जाएगा, XS और YS, तो Ksp की वैल्यू क्या हो जाएगी? XS की पावर X और YS की पावर Y, तो Ksp की वैल्यू आ जाएगी X की पावर X इंटू Y की पावर Y इंटू S की पावर X प्लस Y। इसके लिए तुम्हें घर से निकालनी, ये होमवर्क है तुम्हारा। ठीक, अब हम लोग सॉल्युबिलिटी के डिफरेंट केसेस करेंगे, इन्हें ज़रा ध्यान से देखना। ये मुश्किल है, इसे सारा लिख के बताऊंगा, है ना? धीरे धीरे थोड़ा स्पीड कम हो जाएगी अब, क्योंकि मैं लिख के बताऊंगा एक एक तो टाइम लगेगा यार, इसीलिए मैंने कहा समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, आधा घंटे से ज़्यादा लगेगा अब यहाँ से। और यहीं से सवाल आ रहे हैं आजकल, है ना? जो यहाँ तक नहीं पहुँचा वीडियो में उसकी किस्मत ख़राब है। तो केस नंबर 2 डाल लेते हैं और देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट ऑफ strong acid and strong base in the presence of a common ion
which is incapable of forming complex, which is incapable of forming complex। तो कॉम्प्लेक्स बनाने में इनकेपेबल है, उससे हमें रिएक्शन करानी है। तो हमने ले लिया लेट, या लेट अस कैलकुलेट, ऐसा लिख लेते हैं, लेट अस कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in 0.1 molar NaCl solution, 0.1 molar NaCl solution। तो NaCl कैसे ब्रेक होगा, NaCl एक्वा सोल्यूशन कैसे ब्रेक होगा, NaCl तो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा। ठीक, अब ये Na प्लस, सॉरी क्या लिख दिया, Na प्लस आएगा और Cl माइनस एक्वस आएगा। तो ये 0.1 था, तो ये भी 0.1 बनेगा और ये भी 0.1 बनेगा। ठीक, अब हमने क्या किया कि AgCl ले लिया, AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल था, Ag प्लस और Cl माइनस ले लिया। ठीक, तो इसकी सॉल्युबिलिटी S और SI S प्लस 0.1 हो जाएगी। तो जब KSP की वैल्यू लिखोगे, KSP किसके बराबर हो जाएगा, KSP किसके बराबर हो जाएगा, Ag प्लस इंटू Cl माइनस के बराबर हो जाएगा। तो Ag प्लस हो गया S, ये हो गया S प्लस 0.1, यानी कि S प्लस 0.1 को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू S लिख देंगे। ठीक, इक्वल टू 1 लिख देंगे, 0.1 लिख देंगे, क्योंकि 0.1 विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन S। तो S की वैल्यू सीधे निकल आएगी KSP अपॉन 0.1। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन इन जनरल लिखना चाहें तो इसे हम सिंपल S इज इक्वल टू KSP अपॉन C लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना C वाला फॉर्मूले की तरह यूज़ नहीं करेंगे। लिख देता हूँ, कैन नॉट बी यूज्ड एज फॉर्मूला, कैन नॉट बी यूज्ड एज फॉर्मूला, फॉर्मूले की तरह इसे यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि क्योंकि ये केवल AgCl के लिए स्पेसिफिक लिख रहा है, इसलिए C लिख रहा है। अगर कुछ और होता तो 2C आ सकता था, C² आ सकता था, कुछ भी आ सकता था, तो इसलिए फॉर्मूले की तरह इसे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, अगला केस करते हैं, केस नंबर 3। ये थोड़ा डिफिकल्ट और होएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड and strong base in a solvent capable of forming कॉम्प्लेक्स बना सकता है, ऐसे में हमें देखना है। तो हमने ले लिया, लेट अस कंसीडर the solubility of AgCl in C मोलर अमोनिया। अब हमें पता है कि Ag प्लस अमोनिया के साथ रिएक्शन करके AgNH3 होल ट्वाइस प्लस बना देता है। तो इसे हम कैसे देखेंगे, देखना बच्चा लोगों ध्यान से कि AgCl की रिएक्शन Ag प्लस एक्वस से कराई और Cl माइनस एक्वस से कराई। ठीक, तो Ag प्लस जो था वो अमोनिया से रिएक्ट कर गया और इसने AgNH3 होल ट्वाइस प्लस बना दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसकी सॉल्युबिलिटी हमने क्या ले ली, हमने इसकी सॉल्युबिलिटी ले ली S और S। तो ये S था, ये C था, ये 0 था। तो ये S में से कुछ x गया, तो C में से 2x गया और ये x बन गया, तो ये S माइनस x आ गया। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम से हमने इसे लिख लिया। तो अगर इसके लिए हम के फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस डिवाइडेड बाय Ag प्लस इंटू अमोनिया का होल स्क्वायर। ठीक, तो KF की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन
एस माइनस एक्स इंटू सी माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं क्योंकि C सॉल्वेंट है हमारा, C क्या है हमारा सॉल्वेंट है, तो C माइनस 2x इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू C। तो KF की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी x अपॉन एस माइनस एक्स इंटू सी स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेशन बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखना भाई, अप्रॉक्सीमेशन का ही खेल बचा है, अब सारा बहुत मुश्किल अप्रॉक्सीमेशन करूँगा। तो ये क्या लिख देंगे, सिंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन, मच मोर देन ऐसा लिख देते हैं, मच मोर देन लिख देता है, मच मोर देन एक्स, तो हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। और KSP की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, KSP की वैल्यू लिख सकते हैं एस माइनस एक्स इंटू एस। तो यहाँ से एस माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लो, ये किसके बराबर आ जाएगी, KSP अपॉन एस के बराबर आ जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेशन जब करते हैं तो बहुत संभाल के करते हैं, तो ये एक्स इंटू एस अपॉन KSP इंटू सी स्क्वायर आ जाएगी। ठीक, अब लिख दें सिंस द वैल्यू ऑफ KF इज वेरी लार्ज, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है तो KF की वैल्यू कैसी होगी, लार्ज, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तुम्हारे लिए पूरी बात लिख देते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स KF की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो s माइनस एक्स विल टेंस टू 0। तो एस एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू एस। ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पे नहीं रख सकते, ना यहाँ रख सकते हैं ना यहाँ रख सकते हैं, लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को के नाम दे दें तो इक्वेशन के में रख सकते हैं। तो KF की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई KSP इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी c इंटू अंडर रूट ऑफ KSP इंटू KF, और यहाँ से हम इस वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक, अप्रॉक्सीमेशन अच्छे से यूज़ करोगे। मेरी बात समझ में आई हो तो बताना, मुश्किल काम है, अगर नहीं समझ में आई तो ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम ऐसे मोमेंट पे हो कि ज़्यादा पेन तुम ले नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। जो 11th वाले देखेंगे, जो 12th वाले देखेंगे, उन्हें मज़ा आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। ठीक, अब अगला केस देखते हैं। अगला केस नंबर 4 देख लेते हैं। नंबर 4 इज सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन बफर। इन पहले प्योर वाटर देख लेते हैं, चलो। अच्छा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन वाटर। अगर वाटर में देखनी हो तो हम क्या ले लें, हमने मान लिया सिल्वर एसीटेट ले लिया, हमने सिल्वर एसीटेट ले लिया, सिल्वर एसीटेट को डिसॉल्व किया। ठीक, तो ये एक्वस बन गया और बन गया Ag प्लस एक्वस। अब जो सिल्वर जो एसीटेट आयन है वो तो हाइड्रोलाइज भी होगा मेरे भाई, तसल्ली से करोगे तो आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो इसका कौन S और S ले ली सॉल्युबिलिटी, तो ये S में से कुछ x गया तो ये क्या बन गया, x बन गया, और ये x बन गया तो ये S माइनस एक्स आया। अब हमें KH की वैल्यू पता है, KH की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन S माइनस एक्स, और इसे हम लिख सकते हैं KW बाय K। और हमें पता है कि KSP की वैल्यू जो होगी वो S माइनस एक्स इंटू एस हो जाएगी। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इन्हें सॉल्व करके हम लोग वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक, अगला केस कर लेते हैं कि नंबर 5 लिख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन एसिडिक बफर। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट ऑफ weak acid and strong base in acidic buffer। तो यही हमने सोल्यूशन ले लिया।
तो CH3CO माइनस एक्वस बन गया, और क्या बन गया, Ag प्लस एक्वस बन गया। भाई आवाज़ सही आ रही मेरी, बिल्कुल आराम से समझ में आ रही, बात पूरी समझ में आनी चाहिए यार। थोड़ा पीछे से डिस्टर्बेंस इसी यार थोड़ा ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, पता नहीं क्यों, तो वो झेल लो यार, है ना, वो क्या कर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा पढ़ने पे ध्यान देंगे, यही सब ध्यान देंगे, गर्मी है कि सर्दी है ना। तो जो एसिटेट आयन है वो H प्लस फ्रॉम बफर होगा, तो इससे एसिटिक एसिड बना देगा। ठीक, तो ये तो हो गया S, तो ये S माइनस एक्स, इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि इट विल नॉट चेंज बिकॉज ऑफ बफर। तो इससे ये x बन जाएगा। ठीक, तो KSP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S माइनस एक्स इंटू एस आ जाएगी, और KSP मतलब इसे हम अगर हम 1/Ka लिख दें, दैट विल बी इक्वल्स टू एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय H प्लस फ्रॉम बफर। देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जो जो दिया उसे लिखते जा रहे हैं। तो 1/Ka की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन, ये केस तुम लोगों ने किए हैं या नहीं किए ये बताना मेरे को भाई। तुम लोग जब कमेंट करते हो तो बड़ी दिल को खुशी मिलती है कि तुम लोग पढ़ रहे हो, है ना, और सेलेक्ट हो जाओगे तो यार मैं पार्टी दूंगा सबको। ठीक, अब बात करते हैं अगले केस की, नंबर 6 डाल लेते हैं, अगले पेज पे चल लेते हैं। इसे कहते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि हमने दो सॉल्ट ले लिया, मान लो AgCl ले लिया और AgCl को ब्रेक करके लिख लिया, और AgBr ले लिया, Ag प्लस एक्वस और Br माइनस एक्वस। इसकी सॉल्युबिलिटी S1 हो गई, ये S1 हो गई, इसकी सॉल्युबिलिटी H2 हो गई, ये H2 हो गई। तो Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन S1 प्लस H2 आ जाएगा। इसके लिए KSP1 है और इसके लिए KSP2 है। तो KSP1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S1 प्लस H2 इंटू S1, और KSP2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी S1 प्लस H2 टाइम्स H2। तो KSP1 अपॉन KSP2 की वैल्यू जो होगी वो S1 अपॉन H2 के बराबर आ जाएगी, और यहाँ से हम S1 इन टर्म्स ऑफ H2 निकाल के फिर ऊपर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन की। केस नंबर 7 ले लेते हैं और बात करते हैं सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन की। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है कि मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, ध्यान सुनना मेरी बात। मान लिया हमारे पास कोई कंटेनर है और इसमें दो आयंस हैं। एक हमारे पास 0.1 मोलर Cl माइनस आयन है, ठीक, 0.1 मोलर Cl माइनस आयन है, और हमारे पास 0.1 मोलर CrO4 2 माइनस आयंस है। हम इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट कराना चाहते हैं, क्वांटिटेटिवली, मतलब सारा का सारा प्रेसिपिटेट कराना चाहते हैं और बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहते। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ऊपर से Ag प्लस आयंस डालेंगे। ठीक, हमें KSP पता है, KSP ऑफ AgCl जो है वो 1 × 10⁻⁻10 मोलर स्क्वायर है, और KSP ऑफ Ag2CrO4 जो है वो 1 × 10⁻13 मोलर क्यूब है। KSP ऑफ Ag2CrO4 इसलिए निकाल लें क्योंकि ये ब्रिक रेड कलर का होता है और AgCl होता है वाइट। तो हम देखेंगे अगर रेड कलर रहा तो सारा रेड ही हो जाए प्रेसिपिटेट, अगर वाइट आ रहा है तो वाइट। तो पहले हमें चेक करना होगा कि कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा, जिसके लिए हम Q निकालते हैं। Q ग्रेटर देन KSP आ जाएगा तो पहले प्रेसिपिटेशन उसका होगा। तो देखते हैं कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा, जिसमें कम Ag खर्च होगा वो पहले प्रेसिपिटेट होगा। तो हमने देख लिया कि
AgCl को अगर हम ब्रेक करें तो क्या बन जाएगा, Ag प्लस और Cl माइनस। तो इसके लिए यहाँ से सॉल्युबिलिटी S और S आ जाएगी, S प्लस 0.1 दी हुई है। तो KSP की वैल्यू कितनी आ गई, Ag प्लस इंटू Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, KSP की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻10 और ये हो गई Ag प्लस, और S प्लस 0.1 की वैल्यू 0.1 हो जाएगी। तो Ag प्लस की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो 10⁻⁻9 मोलर आ गई। ठीक, इसी तरह से Ag2CrO4 के लिए निकाल लो। Ag2CrO4 सॉलिड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ट्वाइस Ag प्लस आएगा और CrO4 2 माइनस आएगा। ये S आ गई, ये 2S लिख दें और ये S हो गई, S प्लस 0.1 हो गई। तो KSP की वैल्यू अगर हम लिखें दैट विल बी Ag प्लस का होल स्क्वायर इंटू CrO4 माइनस 2, ये हो गया 1 इंटू 10⁻⁻13 इज इक्वल्स टू हो गया Ag प्लस का होल स्क्वायर इंटू 0.1 का होल 0.1। तो इससे Ag प्लस की वैल्यू जो आई भाई लोग वो आ गई 10⁻⁻6 मोलर। तो किस में Ag प्लस कम लग रहा है, किस में कम लग रहा है, Ag प्लस में कम लग रहा है, तो मतलब AgHCl में कम लग रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि AgCl will precipitate first as it requires lesser amount of Ag plus ions। ठीक, अब हम Ag प्लस डालते जाएंगे, 10⁻⁻9 से शुरू करेंगे, डालते 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 कहाँ तक जाएंगे, 10⁻⁻6 तक जाएंगे। जब 10⁻⁻6 पहली बार आ रहा होगा तब क्या होगा, तब Ag प्लस पहली बार Ag2CrO4 के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहा होगा, रेड कलर अपीयर होगा, वहीं रोक देंगे। तो लिमिटिंग केस ले लेंगे। ठीक, तो मैक्सिमम amount of AgCl can be precipitated होता है, precipitated will be equals to, अगर हम लिखें तो KSP इज इक्वल टू लिख दें Ag प्लस इंटू Cl माइनस। तो यहाँ से Ag प्लस की वैल्यू लिख लो। Ag प्लस की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, 10⁻⁻6 इंटू Cl माइनस। तो Cl माइनस कितना बच जाएगा, ये आ जाएगा Cl माइनस 10⁻⁻4 मोलर। ये रिमेनिंग आ गया, बच गया सोल्यूशन में, वो प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, वही कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में दिख रहा है, ये प्रेसिपिटेटेड नहीं है, बच गया। हमारे पास था कितना, ओरिजिनली वी हैव 0.1 मोलर Cl माइनस। तो परसेंटेज ऑफ Cl माइनस प्रेसिपिटेटेड इज इक्वल टू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 100, यानी कि 0.1 रिमेनिंग है, सॉरी प्रेसिपिटेटेड नहीं, रिमेनिंग है ये, क्योंकि हमने रिमेनिंग लिया। तो परसेंटेज ऑफ Cl माइनस प्रेसिपिटेटेड कितना आ जाएगा, 100 में से 0.1 माइनस कर देंगे तो 99.9% हमने Cl माइनस को प्रेसिपिटेट कर लिया। तो ये बहुत ही शानदार काम किया, क्वांटिटेटिव भी हमने Cl माइनस को प्रेसिपिटेट कर पाया। ठीक, तो ये सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन की कहानी हो गई और आयनिक इक्विलिब्रियम इस तरह से बात खत्म हो जाती है। हम लोगों ने आधे ही टाइम में कर लिया। होपफुली तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी, अच्छे से कर रहे होगे तो आयनिक के सवाल बन जाएंगे। मैं PYQs आयनिक के जरूर लेके आऊँगा, आयनिक और इलेक्ट्रो के एक साथ करेंगे। आयनिक के ले आऊँगा पहले, फिर इलेक्ट्रो के लाऊंगा, तो एक एक करके हम लोग PYQs भी सबके डिस्कस करके काम खत्म करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, लोगों तक पहुँचाते रहो मेरी बात। और ध्यान रखना ये है कि एक बात और करनी है कि जूनियर्स को बताना है 11th में जो 10th से 11th मूव कर रहे हैं या 11th से 12th कर रहे हैं या जो 12th से 12th पास मूव कर रहे हैं, उन सब के लिए 10 जून से कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। तो उन पे ध्यान लगा के रखना कि फ्री में बेस्ट केमिस्ट्री मटेरियल यू विल बी गेटिंग, आई विल मेक श्योर। और उसके लिए बहुत तगड़ा प्लान लेके आऊँगा कि किसी को कोई ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े, लगभग ऐसा करूँगा। ठीक है, या तुम कहीं भी कोचिंग पढ़ा रहे हो, मेरा मटेरियल और मेरे बात से तुम्हें अगर कनेक्ट कर पाओगे तो तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। तो रिस्पेक्टिव कोचिंग में भी दिन का तुम्हारा 1 घंटा, हफ्ते में 2 घंटे लूँगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लूँगा तुम्हारी क्लास। ठीक है, चलो मिलते हैं
और हफ्ते में 2 घंटे तो दे ही सकते हो यार, अगर 2 घंटे दोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। चलो भाई, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पेपर देना, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाय बाय।